नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे सर्बिया से रिलेटेड एक प्रमुख इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक डाक टिकट जारी किया गया है। आपका उत्तर होगा इस केस में सर्बिया। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए सर्बिया द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। इमेज में ये डाक टिकट देख सकते हैं, सर्बिया देश के द्वारा जारी किया गया है। इस करंट अफेयर से आपको केवल इतना ही याद रखना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए डाक टिकट किस देश के द्वारा जारी किया गया है। आपका उत्तर सर्बिया आपको याद रखना है। बात सर्बिया की हुई है तो सर्बिया को देख लेते हैं कि मैप में कहाँ अवस्थित है। आप ये यूरोप का मैप देख रहे हैं। यूरोप के दक्षिण पश्चिम में ये जो इलाका आप देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम का इलाका है। यहीं पर सर्बिया देश को आप ये रेड कलर से देख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो आपको याद रखना है कि ये एक लैंडलॉक देश है, स्थलबद्ध देश है, अर्थात इसकी सीमा किसी भी समुद्र के साथ नहीं मिलती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये देश बाल्कन प्रायद्वीप पर अवस्थित है। ये आप जो देख रहे हैं ये भूमि, इसे कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में अवस्थित है आपका सर्बिया, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की राजधानी बेलग्रेड है। बेलग्रेड से संबंधित एक फैक्ट ये आपको याद रखना है कि ये डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। इसके साथ ही साथ ये भी रखिए कि ये एक संगम नगर है। संगम नगर ऐसे नगरों को कहते हैं जहाँ पर दो नदियाँ आके मिलती हैं और उन दो नदियों के किनारे जो शहर अवस्थित होते हैं उसे संगम नगर कहते हैं। जैसे भारत का सबसे प्रसिद्ध संगम नगर है प्रयागराज, उसी तरह से सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड, ये भी दो नदियों के मुहाने पर अवस्थित है। एक नदी है सावा और एक नदी है डेन्यूब, जिसमें से डेन्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है कि बेलग्रेड किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाता है डेन्यूब। लेकिन उसके साथ साथ आप सावा नदी को भी याद रखिए। एक नज़र में मैप देख लेते हैं। ये जो मैप है यूरोप का और सर्बिया का, इसी का एनलार्ज मैप हमने यहाँ पे लिया है, जिसमें हमने सर्बिया को दिखाया है। अब सर्बिया से संबंधित थोड़े से फैक्ट आप और जान लीजिए कि यहाँ से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जिसे बाल्कन माउंटेन कहते हैं, बाल्कन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये सर्बिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ की, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बहुत ही प्रमुख नदी है डेन्यूब नदी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, डेन्यूब नदी बाल्कन पर्वत श्रृंखला के उत्तर में बहती है। ये आप ध्यान रखिएगा, एकदम उत्तर में बहते हुए इसकी सीमा का निर्धारण करती है। बाल्कन का जो पर्वत श्रृंखला है वो इसके दक्षिण में है डेन्यूब नदी के, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम इस इमेज में थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाना चाहेंगे बाल्कन पर्वत श्रृंखला के बारे में, इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो है बाल्कन पर्वत श्रृंखला, ये सर्बिया से शुरू होता है और उसके साथ साथ ऐसे एकदम सीधे मुड़ते हुए यहाँ तक आता है। ये जो आप देश देख रहे हैं बीचों बीच में, इस देश के बीचों बीच से होता हुआ ये है आपका काला सागर यानी ब्लैक सी। ब्लैक सी के तट तक आता है, बिल्कुल एल शेप में है। बाल्कन पर्वत श्रृंखला जो है एल शेप में है और इसका सबसे ज़्यादा भाग बुल्गारिया में अवस्थित है। ये जो आप देश देख रहे हैं ये वाला देश बुल्गारिया है। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए कि बाल्कन पर्वत श्रृंखला किस देश में अवस्थित है, तो आपको दो देशों का नाम बताना है, एक बुल्गारिया और एक सर्बिया। इन दो देशों में ये बाल्कन पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है और उसी के नाम पर ये जो यहाँ पे प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को कहा जाता है बाल्कन का प्रायद्वीप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें सर्बिया के बारे में पता चली होंगी, अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा संविधान उद्यान से संबंधित। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस स्थान पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। ये जयपुर में जो राजभवन है राजस्थान का, उसी राजभवन में इस संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहीं पर मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन भी माननीय श्री
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। बात हुई संविधान उद्यान की, तो यहीं पे हम लोग अब कुछ बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 आपको याद रखना है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होगा। तो आर्टिकल 52 याद रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 60 याद रखिए। 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। शपथ को ओथ कहा जाता है। तो ओथ से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 60 है। यहाँ पे देखिए 60 में ओ आ रहा है, तो ओ से आप ओ को रिलेट कर दीजिए, OATH। तो ओ और यहाँ पे भी ओ, यानी जीरो को आप ओ मान लीजिए। तो ये ओ और वो दोनों मिल गया, तो 60 का मतलब हो गया ओथ। यहाँ से आप इसे लिंक करने के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे 60 है, तो इस जीरो से आप ओ को रिलेट कर लीजिए, OATH ओथ। तो इसका मतलब 60वां जो आर्टिकल है वो ओथ से संबंधित है। इसके बाद हम दूसरे आर्टिकल पे बात करते हैं। दूसरा आर्टिकल है हमारा 61, अनुच्छेद 61। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से संबंधित है। तो इसे भी आप याद रखिए। इसे याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रखिए। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, और यहाँ पे देखिए एक को आई से रिलेट कर लीजिए, यानी एक जो है आई की तरह दिख रहा है, तो एक से मतलब हो गया इम्पीचमेंट। तो जब भी दो आर्टिकल आए आपके 60 और 61, तो आप इसे ओ से रिलेट कर लीजिए और इसे आई से रिलेट कर लीजिए। ओ से हो जाएगा ओथ, आई से हो जाएगा इम्पीचमेंट। इस तरह से आप ये दो आर्टिकल याद कर सकते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। इसके बाद दो आर्टिकल और आप याद रखिए। अनुच्छेद 72 यानी क्षमादान की शक्ति है इसके तहत, और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक की बात अगर करें तो हम करते हैं राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान की। इसका उद्घाटन किया गया है और आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो आपको उत्तर देना होगा जोका में। जोका जो कि कोलकाता में अवस्थित है, यहीं पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इस संस्थान का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन रखा गया है। SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवास में हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो आपको ये याद रखना है कि SPM निवास का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, जोका में हुआ है। यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि पेयजल गुणवत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये भी कोलकाता में ही हुआ है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसी अवसर पर, इसी सम्मेलन के अवसर पर इस राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन भी किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात हुई तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आप याद रखिए, संदकपू चोटी। ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है जो कि यहाँ के दार्जिलिंग में अवस्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और ये पूर्वी हिमालय में अवस्थित है, ईस्टर्न हिमालय में अवस्थित है। आप ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय पर्वत हैं, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ और छोटे छोटे फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नृत्य है वो रविंद्र नृत्य और छऊ नृत्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है मछली पकड़ने वाली एक बिल्ली, ये आप ध्यान रखिएगा। चिड़िया यहाँ की किंगफिशर है, मछली यहाँ की हिल्सा है। बंगाल में मछली बहुत ही अधिक प्रचलित है और बहुत ही अधिक खाई जाती है, वहाँ का ये आम भोजन है मछली। तो आप वहाँ के राजकीय मछली का नाम भी याद रखिए, हिल्सा है वहाँ की राजकीय मछली। फल यहाँ का आम है। और अगर नदी की बात करें, यहाँ की राजकीय नदी का दर्जा यहाँ पे दो नदियों को दिया गया है, एक है तीस्ता और एक है गंगा, ये ध्यान रखिएगा। ये दो प्रमुख नदियाँ हैं बंगाल में। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर हैं जिसे आप मैड के नाम से याद रख सकते हैं, मैड कसाई। इसमें एम से हो जाएगा मयूराक्षी नदी, ए से हो जाएगा अजय नदी, डी से हो जाएगा दामोदर नदी और कसाई से हो जाएगी कसाई नदी। ये सब नदियाँ हुगली नदी की सहायक नदी हैं। हुगली नदी भी बंगाल में ही अवस्थित है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये शतरंज में ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। शतरंज में 3 तरह के टाइटल दिए जाते हैं। पहला ग्रैंड मास्टर,
दूसरा इंटरनेशनल मास्टर और तीसरा मास्टर्स। तो जो ग्रैंड मास्टर्स है ये तीसरा सर्वोच्च टाइटल है शतरंज के क्षेत्र में जो दिया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर्स आता है, फिर मास्टर्स आता है। ये सर्वोच्च टाइटल है जो शतरंज के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे संबंधित अगर बात करें तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वो विश्वनाथन आनंद थे और ये 1988 में बने थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जिस भी व्यक्ति को ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाता है, जैसे ये कौस्तुभ चटर्जी हैं, इन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल गया है, तो अब इन्हें फिडे द्वारा आयोजित अन्य जितने भी प्रतियोगिताएं होंगी उनमें ये एलिजिबल हो जाते हैं। यानी ऐसे बहुत से प्रतियोगिताएं होती हैं जो वैश्विक लेवल पे होती रहती हैं, उसमें अब ये एलिजिबल हो जाते हैं। एक तरह से एलिजिबिलिटी को दिखाता है ग्रैंड मास्टर का टाइटल, और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही कड़े मापदंड होते हैं। 2500 से अधिक फिडे रेटिंग प्राप्त करनी होती है, तब जाके किसी को ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलता है। यहाँ पे बात बार बार फिडे की हो रही है, तो ये ध्यान रखिए कि फिडे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में शतरंज की जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं उनको नियंत्रित करती है। इसका गठन 1924 में किया गया था और इसका मुख्यालय इस समय स्विट्जरलैंड के लुसान में अवस्थित है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे फिडे से संबंधित और कौस्तुभ चटर्जी से संबंधित, जो भारत के नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं निरंतर करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए नमस्कार।